किचन का सारा काम निपटा कर रचना बालकनी में बैठे थकान उतार रही थी और हाथों में फ़ोन लिए कुछ देख भी रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नीचे आकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी बचपन की फ्रेंड ज्योति खड़ी थी। ज्योति उसकी स्कूल से लेकर कॉलेज तक की एक अच्छी सहेली थी, लेकिन अब वह रचना के पति रोहित के बेस्ट फ्रेंड अतुल की पत्नी है। ज्योति एक मल्टीनेशनल कंपनी के मेन ब्रांच में काम करती थी। रचना के मन में कुछ देर पहले तक शांति थी, लेकिन ज्योति को देखते ही शांति की जगह हलचल ने ले ली थी। रचना को दरवाज़ा खोल हंसकर स्वागत करना पड़ा। अरे ज्योति, तू यहाँ कैसे कैसे याद आ गई मैं। आज जल्दी से अंदर आ जा। ज्योति ने अंदर आकर अपनी चालाक नज़रों से पूरे फ्लैट को देखा। रचना ने ड्राइंग रूम को ही नहीं, पूरे घर को सुंदर ढंग से सजा रखा था। खुद भी खूब सजी धजी थी। फिर ज्योति सोफे पर बैठते हुए बोली, इधर एक काम से आई थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। कैसी है तू रचना? मैं ठीक हूँ, तू अपनी सुना कैसी है? सामने की दीवार पर रचना के बेटे का फ्रेम में लगा फोटो रखा था। उसे देखते ही ज्योति ने कहा, रचना तेरा बेटा तो बड़ा हो गया है। हाँ, मगर बहुत शैतान है, सारा दिन परेशान करता रहता है। ज्योति ने देखा कि अपने बेटे के बारे में कहते हुए रचना के चमकते चेहरे पर गर्व छलक रहा था। अपना घर तो बहुत अच्छी तरह सजा रखा है तूने, लगता है बहुत सुघड़ हाउसवाइफ बन गई हो। क्या करूं, काम कुछ नहीं है तो घर सजाना ही सही लगता है। अब तो तेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, तू नौकरी क्यों नहीं कर लेती है? अरे नहीं ज्योति, साधारण ग्रेजुएशन डिग्री है मेरी, वो भी बीए, मुझे कौन नौकरी देगा? फिर सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं है। तू रोहित से डरती है क्या? इसमें डरने की क्या बात है? पति पत्नी को एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। ज्योति जोर से हंसी। अगर दोनों के विचार और ख्याल में जमीन आसमान का अंतर हो तो यह सब सुनकर रचना गुस्सा हो गई। तो वह ज्योति से बोली, अच्छा तू यह बता कि तूने अपने बच्चे के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? ज्योति ने कंधे झटकते हुए कहा, मुझे तेरी तरह घर में आराम करने की आदत नहीं और ना ही तेरी तरह मुझे अपना जीवन काटना है। मल्टीनेशनल कंपनी का काम आसान नहीं होता है। भरपूर पैसा देते हैं तो बदले में दम भी निकाल लेते हैं। अपनी बचपन की फ्रेंड ज्योति की यह बात रचना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर भी रचना चुप रही, क्योंकि ज्योति की बातें ऐसे ही कड़वाहट भरी होती थी। रचना की शादी मात्र 21 वर्ष की आयु में हो गई थी। लड़का उसके पापा का सबसे खास स्टूडेंट था और उनके अधीन ही पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गया था। मोटी तनख्वाह के साथ साथ दूसरी पूरी सुविधाएं भी और देश विदेश के दौरे भी। रोहित के स्वभाव और परिवार की अच्छी तरह जांच करके ही पापा ने उसे अपनी इकलौती बेटी के लिए चुना था। हाँ, रचना की माँ को थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन समझाने पर वे मान गई थी। पापा फेमस अर्थशास्त्री थे, देश में नाम था। रचना अपनी शादीशुदा जीवन से बेहद खुश थी, होती भी क्यों नहीं। इतना हैंडसम और संपन्न पति के रूप में रोहित मिला था और विवाह के कुछ अरसा बाद ही उसकी गोद में एक प्यारा सा बेटा भी आ गया था। शादी को 9 वर्ष हो गए थे, कभी कोई शिकायत नहीं रही। रचना भी तो बेहद सुंदर थी, उस पर तो कई कॉलेज के दोस्त मरते थे, पर उसका पहला प्यार पति रोहित ही थे। बेटी को सुखी देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। खैर, बात बदलते हुए रचना ने कहा, छोड़ इन सब बातों को, हम इतने दिनों बाद मिले हैं, चल सहेलियों की बातें करते हैं। ज्योति थोड़ी सहज हुई, बोली, तू भी तो कभी मेरी खबर लेने नहीं आती। देख, झगड़े की बात नहीं कर रही, सच्चाई बता रही हूँ। कितनी बार हम लोगों ने तुझे और अतुल भैया को बुलाया। अतुल भैया तो एक आध बार आए भी, पर तू नहीं आई। फिर तूने तो कभी हमें बुलाया ही नहीं। अच्छा, यह सब छोड़, बोल क्या लेगी, चाय या कॉफ़ी? गरम सूप भी है, सूप ही ला। घर का बना सूप बहुत दिनों से नहीं पिया। थोड़ी ही देर में रचना 2 कप गरम सूप ले आई, फिर एक ज्योति को पकड़ा और दूसरा स्वयं पकड़कर ज्योति के सामने बैठ गई और बोली,
बता कैसे चल रही है तेरी गृहस्थी। जब रचना सूप लेने गई थी तब ज्योति ने घर के चारों ओर नजर डाली थी। वह समझ गई थी कि रचना बहुत सुखी और संतुष्ट जीवन जी रही है। उसका स्वभाव जलन वाला तो था ही, अतः सहेली का सुख उसे अच्छा नहीं लगा। वह रचना का दमकता नहीं, मलिन व दुखी चेहरा देखना चाहती थी। ज्योति यह भी समझ गई थी कि रचना के सुख की जड़ बहुत मजबूत है, सहज उखाड़ना संभव नहीं। आज तक वह उसे हर बात में पछाड़ती आई है। पढ़ाई, लेखन, प्रतियोगिता, खेल, अभिनय, नृत्य व संगीत सब में वह आगे रहती आई है। रचना है तो साधारण स्तर की लड़की, पर कॉलेज का श्रेष्ठ हीरा लड़का उसके पंजे में आ गया था। फिर समय पर वह माँ भी बन गई। पति, प्रेम, संतान, स्नेह से भरी है रचना। ऊपर से माता पिता का भरपूर प्यार, संरक्षण भी है उसके पास, संपन्नता अलग से। यह सब सोच ज्योति बेचैन हो उठी कि जीवन की हर बाजी उससे जीत कर यह अंतिम बाजी उससे कैसे हार जाएगी। पर करे भी तो क्या, कैसे उसकी जीत को हार में बदले। कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर क्या करें, सोचना होगा। हाँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। मेरी इस सहेली रचना में बुद्धि कम है, उसे बहकाना आसान है, तो कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। जरूर कुछ सोचेगी वह। अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करते हुए रचना ने सहेली ज्योति की अचानक आने की बात कही तो वे शंकित हो उठे। बहुत दिनों से उसे देखा नहीं, अचानक तेरे घर कैसे आ गई। रचना सहज भाव से बोली, अतुल भैया तो आते रहते हैं। वह नहीं आती थी, उनसे दूर की रिश्तेदारी भी है, रोहित के भाई लगते हैं और दोस्त तो हैं ही। पर आज बता रही थी कि पास ही ऑफिस के किसी काम से आई थी तो मेरे यहाँ भी आ गई। लेकिन बेटा, मुझे उस पर जरा भी विश्वास नहीं है। मुझे तो लगता है तेरा घर देखने आई होगी। माँ ने बेटी की बात बीच में ही काटते हुए बोली। यह सुन रचना अवाक रह गई। बोली, मेरे घर में ऐसा क्या है जो देखने आएगी, जो उसके घर में नहीं है। देख बेटी, ज्योति बहुत धूर्त और चालाक लड़की है। बिना स्वार्थ के वह एक कदम भी नहीं उठाती। तू उसे ज़्यादा गले मत लगाना। माँ, ज्योति आती ही कहाँ है, सालों बाद तो मिली है, यही तो चिंता है। सालों बाद अचानक तेरे घर क्यों आई। रचना को हंसी आई। ओह माँ, तुम भी कुछ कम नहीं हो। अरे बचपन की सहेली से मिलने का मन किया होगा, क्या बिगाड़ेगी मेरा। मैं यह नहीं जानती कि वह क्या करेगी, पर वह कुछ भी कर सकती है। मुझे लग रहा है वह फिर आएगी। ज़्यादा घुलना नहीं, जल्दी विदा कर देना, बातें भी सावधानी से करना। अब रचना भी घबराई। ठीक है माँ। माँ की आशंका सच हुई। ज्योति एक दिन फिर आ धमकी। इस बार रचना थोड़ी शंकित तो हुई, पर उसका आना बुरा नहीं लगा। बुरा ना लगने का कारण यह था कि रोहित ऑफिस के काम से पुणे गए थे और बेटा स्कूल। बहुत अकेलापन लग रहा था। उसने ज्योति का स्वागत किया। आज वह कुछ शांत सी लगी। इधर उधर की बातों के बाद अचानक बोली, तेरे पास तो बहुत सारा खाली समय होता है, क्या करती है तब। रचना मुस्कुरा कर बोली, तुझे लगता है खाली समय होता है, पर होता है नहीं। दोनों बाप बेटे की फरमाइशों के मारे मेरी नाक में दम रहता है, लेकिन जब रोहित बाहर रहता है तब तो खाली ही रहती होगी। ज्योति बोली, हाँ, तब थोड़ा समय मिलता है। जैसे आज वे पुणे गए हैं तो काम नहीं है, उस समय मैं किताबें पढ़ती हूँ। तुझे तो पता है मुझे किताबें पढ़ने का कितना शौक है। पढ़ तो रात में भी सकती है। रचना अब सतर्क हुई। क्यों पूछ रही है। देख रचना, तू इतनी सुंदर है कि 22 से ज़्यादा की नहीं लगती। एक्टिंग, डांस भी आता है। मेरा एक दोस्त है जिसका खुद का प्रोडक्शन हाउस है। एक नया सीरियल बनाना है जिसके लिए नायिका की खोज चल रही है। सुंदर भोली सी कॉलेज स्टूडेंट का रोल है। तुझे तो दौड़ कर ले लेगा। तू कहे तो बात करूं। रचना हंसने लगी। तू पागल तो नहीं हो गई है। क्यों, इसमें पागल होने की क्या बात है। कॉलेज स्कूल की बात और है सीरियल की बात। और ना बाबा ना, मुझे घर से ही फुर्सत नहीं। फिर मैं टीवी पर काम करूं, यह कोई पसंद नहीं करेगा।
अरे पैसों की बरसात होगी, तू क्या पति से डरती है? उनकी छोड़, उनसे पहले मम्मी पापा ही डांटेंगे। फिर अब तो बेटा भी बोलने लग गया है। मुझे पैसों का लालच नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। रोहित है, पापा है। अब ज्योति समझ गई कि रास्ता बदलना पड़ेगा, अतः फिर सामान्य बातें करते करते अचानक बोली, तू पति पर बहुत भरोसा करती है ना? यह सुन रचना अवाक रह गई। बोली, तेरा दिमाग तो ठीक है, वे मेरे पति है। मेरा उन पर भरोसा नहीं होगा तो किस पर होगा? मुझे पूरा भरोसा है कि काम से पुणे ही गए हैं। अरे मैंने खुद उनका प्रोग्राम देखा है। मैं उस होटल को भी जानती हूँ जिसमें वे ठहरते हैं। मैं भी तो कितनी बार साथ में गई हूँ। इस बार भी जा रही थी, पर बेटे की परीक्षा में हफ्ता भर समय बचा है, इसलिए नहीं जा पाई। फिर वे अकेले नहीं गए हैं, साथ में पीए और क्लर्क भी है। दिन में 2-3 बार फ़ोन भी करते हैं। तू सच में ज़रूरत से ज़्यादा मूर्ख है। तू मर्दों को जात को नहीं पहचानती। बाहरी जीवन में वो क्या करते हैं कोई नहीं जानता। रचना अंदर ही अंदर कांप गई। अब इस सहेली की उपस्थिति उसे अखरने लगी थी। माँ की बातें बराबर याद आने लगी, पर घर से धक्के मार उसे निकाल तो नहीं सकती थी। उसने सोचा कि इस समय खुद पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। ज्योति की नीयत पर उसे भरोसा नहीं था। मैं घर और बच्चे को छोड़कर पति के पीछे ही पड़ी रहूं तो हो गया काम। फिर उन पर मुझे पूरा पूरा विश्वास है। दिन में कई बार फ़ोन करते हैं। उनके साथ जो गए हैं उन्हें भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बाप रे, तू तो सच में बावली लगती है। इस बार ज्योति हंसते हंसते लोटपोट हो गई। फ़ोन वे करते हैं, तुझे क्या पता कि पुणे से कर रहे हैं या गोवा की खूबसूरत बीच में किसी और लड़की के साथ घूमने गए हैं? गुस्से में रचना ने कहा, यह क्या बक रही है? मेरे पति ऐसे नहीं हैं। सभी मर्द एक जैसे होते हैं। अतुल भैया भी ऐसे नहीं हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे परखेगी। जब वे टूर से लौटे तो उनके कपड़े चेक करना, किसी महिला के बाल, मेकअप के कोई दाग, फीमेल इत्र की गंध है या नहीं। 2-4 बार अचानक ऑफिस पहुंच जा। छी छी, कितनी गंदगी है तेरी सोच में। मुझे अब अतुल भैया पर तरस आ रहा है। अपना घर, अतुल भैया का जीवन बिगाड़ चैन नहीं, अब मेरा घर बर्बाद करने आई है। रचना ने मन में कहा, तू जा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं सोऊंगी। ज्योति का काम हो गया था, अतः वह हंसकर खड़ी हो गई। बोली, जी भर कर सो ले, मैं जा रही हूँ। ज्योति तो हंसती हुई चली गई, पर रचना खूब रोई। जब बेटा स्कूल से आया तो उसे लेकर सीधे माँ के पास चली गई। माँ ने उसे आते देख समझ गई कि जरूर कोई बात है, पर उस समय कोई बात नहीं की। बेटे और उसे खाना खाने बिठाया। फिर बेटे को सुलाने के बाद वे बेटी के पास बैठी। अब बोल, क्या बात है? रचना चुप रही। क्या आज भी वह ज्योति आई थी? रचना ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने तुझे पहले ही सावधान किया था, वह अच्छी लड़की नहीं है। वह जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। हाँ, उसकी माँ सौतेली है, यह ठीक है, पर वे उसकी सगी माँ से भी अच्छी है। जब तक वहाँ रही, एक दिन उसे चैन से नहीं रहने दिया। बाप से झूठी शिकायतें कर घर को तोड़ने की कोशिश करती रही, पर ज्योति के पापा समझदार थे, बेटी की आदत को जानते थे और अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। इसलिए ज्योति मकसद में कामयाब ना हुई। अब जब से शादी हुई है तो बेचारे पति के जीवन को नरक बना रखा है। उससे भी मन नहीं भरा तो अब तेरे घर को बर्बाद करने चली है। त्यों क्यों बैठाती है उसे? अब घर आए तो कैसे मना करूं? एक कप चाय पिलाकर विदा कर दिया कर, बैठा कर बात मत किया कर। आज क्या ऐसा कहा जो तू इतनी परेशान है? रचना ने पूरी बात माँ को बताई तो वे शंकित हुई और उन्हें गुस्सा भी आया। वे अपनी बेटी को जानती थी कि उसे चालाकी नहीं आती है, उसके घर को तोड़ना बहुत आसान है। फिर बोली, क्या तू यही मानती है कि दामाद जी पुणे नहीं गए हैं? नहीं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। फिर तू विचलित क्यों है? क्योंकि शक का कांटा वह तेरे मन में उतार गई है। देख, शक एक बीमारी है, अंतर इतना है कि इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी बीमारियों की दवा है, उनका इलाज किया जा सकता है, पर संदेह का नहीं। ज्योति ने यह बीमारी तुझे लगाई है। अब अगर यही बीमारी रोहित जी को लगे और वह तुझ पर शक करने लगे, तब क्या करेगी?
कांप गई रचना। मुझ पर कैसे शक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उसके पीछे तू क्या करती है, उन्हें क्या पता? हफ्ता हफ्ता बाहर रहते हैं, तब तू एकदम आज़ाद होती है। जब तू उन पर शक करेगी तो वह भला क्यों नहीं कर सकते? रचना को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। देख पागल मत बन, दूसरे की नहीं अपने मन की आवाज़ सुनकर चल। तू इसके जैसी नहीं है, तेरे साथ तेरा बच्चा है, तू साधारण स्तर की पढ़ी लिखी है, बाहरी समाज का तुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर वह ज्योति अतुल से तलाक भी ले ले तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर तू क्या करेगी? हम हैं ठीक है, पर पापा को जानती है ना कितने न्यायप्रिय हैं। तू गलत हुई तो यहाँ से तुझे तिनके का सहारा भी नहीं मिलने वाला। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। माँ की बात सुनकर रचना स्तब्ध रह गई कि माँ ने जो कहा स्पष्ट कहा, उचित बात कही। उसके मन में ज्योति कांटा बोना चाहे और वह बोने दे तो अपना ही सर्वनाश करेगी। माँ ने अतुल से भी इस विषय पर बात की, यह सोचकर कि भले ही बेटी को समझाया हो उन्होंने, पर उसके मन का कांटा जड़ से अभी नहीं उखड़ा होगा। अतुल ने उस दिन अचानक फ़ोन करके रचना से कहा, रचना, बहुत दिन से तुमने कुछ खिलाया नहीं, आज रात डिनर करने आऊँगा। रचना खुश हुई। ठीक है भैया, मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। शाम को अतुल रोहित के साथ ही आया। रचना ने चाय के साथ पोहे बनाए। अतुल ने चाय पीते हुए पूछा, रात को क्या खिला रही हो? आपकी पसंद के हिसाब से शाही पनीर, भिंडी, बूंदी का रायता और पराठे। और कुछ चाहो तो? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया मेन्यू है। तुम बैठो। हाँ रोहित, तू एक काम कर, छेना ले आ। रोहित छेना लेने चला गया तो अतुल ने कहा, रचना आराम से बैठकर बताओ पूरी बात क्या है। रचना चौंकी। क्या भैया? रोहित को लग रहा है तुम पहले जैसी सहज नहीं हो। उसे तुम्हारे व्यवहार से कोई शिकायत नहीं है, पर उसे लगता है तुम पहले जैसी खुश नहीं हो। लगता है कुछ तो जरूर है तुम्हारे मन में। रचना चुप रही। तुम चुप रहोगी तो तुम्हारी समस्या बढ़ती ही जाएगी। बात क्या है? क्या रोहित के किसी व्यवहार ने तुम्हें आहत किया है? नहीं, वे तो कभी तीखी बात करते ही नहीं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत सजग होते हुए भी बहुत नाजुक होता है। इसमें कभी कभी बुद्धि को नज़रअंदाज करके दिल की बात काम करने लगती है। तुम्हारे दिल में कौन सा कांटा चुभा है, मुझे बताओ। रचना ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो रचना, पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के प्रति विश्वास पर टिका होता है। मुझे लगता है रोहित के प्रति तुम्हारे विश्वास की नींव को धक्का लगा है। पर क्यों? रोहित ने कुछ कहा है क्या? ज्योति ने जो शक का कांटा उसके मन में डाला था, उसकी चुभन की अवहेलना नहीं कर पा रही थी वह। इसी उलझन में उसकी मानसिक शांति भंग हो गई थी। अब वह पहले जैसी खिली खिली नहीं रहती थी। उसकी मानसिक उधेड़-बुन उसके चेहरे पर मलिनता लाई ही व्यवहार में भी फर्क आ गया था। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। नहीं रचना, तुम्हारे मन की उथल पुथल तुम्हारे मुख पर अपनी छाप डाल रही है। ज़्यादा परेशान हो तो तलाक ले लो। रोहित तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रचना चौंकी, उसकी आंखें फैल गई। तलाक? क्यों नहीं? तुम रोहित के साथ खुश नहीं हो? भैया, मैं बहुत खुश हूँ। रोहित के बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकती। दोबारा तलाक की बात ना करना। और वह रो पड़ी। तो फिर पहले जैसा भरोसा विश्वास क्यों नहीं कर पा रही हो उस पर? उसे कभी कभी तुम्हारी आंखों में संदेह क्यों दिखाई देता है? मैं समझ रही हूँ, पर अपने मन से कांटा नहीं निकाल पा रही हो ना। यह कांटा ज्योति ने बोया है। वह फिर चौंकी। अतुल को उसने असहाय नजरों से देखा। रचना कोई मुर्गी अंडा देने योग्य नहीं होती है, और वह दूसरी मुर्गी का अंडा देना भी सहन नहीं कर पाती। बहुत कम औरतें भी ऐसी ही होती है जो ना तो अपने घर को बसा पाती है और ना ही दूसरे के बसे घरों को सहन कर पाती है। उन्हें उन घरों को तोड़ना में ही सुख मिलता है। ज्योति उनमें से एक है और तुम उसकी शिकार हो। उसने डॉली का घर भी तोड़ने के कगार पर ले खड़ा किया था। मुश्किल से संभाला था मैंने उसे। अब उसके लिए वहाँ के दरवाजे बंद है तो तुम्हारे घर में घुस गई। तुम ही बताओ, पहले कभी आती थी, अब बराबर क्यों आ रही है?
इतना सुनते ही सिहर उठी रचना। यह क्या भयानक भूल हो गई है उससे। अपने सुखी जीवन में अपने हाथों ही आग लगाने चली थी। रोहित जैसे पति पर संदेह वह भी कब तक सहेंगे उसे। पापा माँ तो उसे हरदम सहारा नहीं देंगे। फिर बोली, भैया ज्योति तो बीमार है। हाँ मानसिक रोगी तो है, पर तुम अपने को और अपने घर को बचाना चाहती हो तो अभी भी समय है, संभल जाओ। रोहित को अपने से उकताने पर मजबूर मत करो। जितना नुकसान हुआ है जल्दी उसकी भरपाई कर लो। वह मैं कर लूँगी, पर आप। मेरा तो वैवाहिक जीवन कुछ है ही नहीं। घर भी नौकर के भरोसे चलता है और चलता रहेगा। भैया मैं कुछ करूं? अतुल हंसा। क्या करोगी? पहले अपना घर ठीक करो। कर लूंगी, पर आपके लिए भी सोचती हूँ। लो रोहित छेना ले आया। अतुल बोला। शांति प्यार लगाओ जो रचना के हाथ से निकल रहे थे, अब उसने फिर उन्हें कसकर पकड़ लिया। मन ही मन शपथ ली कि अब पति पर कोई संदेह नहीं करेगी। फिर सबसे पहला काम उसने जो किया वह था पति को सब खुलकर बताना। वह समझ गई थी कि लुका छुपी करने से लाभ नहीं। जिस बात को छिपाया जाता है वह मन में कांटे बनकर चुभता है, और कोई भी बात हो एक ना एक दिन खुलेगा ही। तब संबंधों में फिर से दरार पड़ेगी। इसलिए अपने मन में जन्मे विकार तक का साफ साफ बता दिया। सारी बात ध्यान से सुनकर रोहित हंसा। मुझे पता था बेमौसम के बदले आकाश में ज़्यादा देर नहीं टिकते। हवा का झोंका आते ही उड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारे बदले व्यवहार से मैं आहत तो हुआ, पर विचलित नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें अपनी भूल पर जरूर पछतावा होगा और तब सब ठीक हो जाएगा। हमारा तो सब ठीक हो गया, पर अतुल भैया उनका क्या होगा? ज्योति के स्वभाव में परिवर्तन लाना नामुमकिन है। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए। अतुल भैया कितने अच्छे हैं। बिगड़े संबंध को ठीक करने के लिए दोनों के स्वभाव में नमनीयता होनी चाहिए, जो ज्योति में बिल्कुल नहीं है। फिर भी हमें प्रयास तो करना ही चाहिए, रचना ने कहा। तो रोहित चुप रहे। फिर 2 दिन बाद रचना ने दोनों को डिनर पर बुलाया। दोनों ही आए, पर अलग अलग। रचना फुफुक कर कदम रख रही थी। ईश्वर ज्योति को बोलने का मौका न देकर स्वयं ही हंसे बोले जा रही थी। जरा सी भी बात बिगड़ती देखती तो अपने बेटे को आगे कर देती। उसकी मासूम बातें सबको मोह लेती। पूरा वातावरण खुशनुमा रहा। वैसे भी रचना की आंखों से सुख प्यार झलक रहा था। ज्योति के मन में क्या चल रहा है पता नहीं, पर वह सामान्य थी। खाने के बाद सब गर्म कॉफी को लेकर ड्राइंग रूम में जा बैठे। बेटा सो चुका था। बात रोहित ने ही शुरू की। अरे यार, ऑफिस और घर इसी से तो जीवन ही नीरस बन गई है। कुछ करना चाहिए। अतुल ने पूछा, क्या करेगा? चल कहीं घूम आए। हनीमून में बस मनाली गए थे, फिर कहीं निकले ही नहीं। हमें भी मनाली ही गए थे, पर अब कहाँ चले? रचना ने कहा। यह हम ज्योति पर छोड़ते हैं। बोल कहाँ चलेगी? ज्योति ने कॉफी का प्याला रखते हुए कहा, मनाली तो ही आए हैं, गोवा चलते हैं। रचना उछल पड़ी। अरे वाह, देखो मेरे सहेली की पसंद। हम तो सोचते ही रह जाते। वहाँ जाने के लिए समय चाहिए, क्योंकि टिकट ठहरने की जगह बुक करनी पड़ेगी। इस समय सीजन है, आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा, और वह भी 2 परिवारों का एक साथ। अतुल बोला। रोहित ने समर्थन किया। यह बात एकदम ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, मेरे दोस्त का एक फार्म हाउस है, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 30 किलोमीटर है। वहाँ आम का बाग, सब्जी की खेती, बहुत सुंदर घर भी बना है और एकदम नदी के किनारे है। ऐसा करते हैं, वहाँ पूरा दिन पिकनिक मनाते हैं। सुबह जल्दी निकलकर शाम देर रात तक लौट आएंगे। रचना उत्साहित हो उठी। ठीक है, मैं ढेर सारा खाने पीने का सामान तैयार कर लेती हूँ। कुछ नहीं करना, वहाँ का केयर टेकर बढ़िया कुक है। शनिवार सुबह ही वे निकल पड़े। आगे पीछे 2 कारें फार्म हाउस के गेट पर रुकी। चारों ओर हरियालों के बीच एक सुंदर कॉटेज थी। पीछे नदी बह रही थी। बेटा तो गाड़ी से उतरते ही पके टमाटर तोड़ने दौड़ा। थोड़ी ही देर में गरम चाय आ गई। सुबह की कुनकुनी धूप सेकते सब चाय पीने लगे। बेटे के लिए गरम दूध आ गया था। रचना ने कहा, भैया इतने दिनों तक हमें इतनी सुंदर जगह से वंचित रखा, यह तो अन्याय है। अतुल हंसा। मैंने सोचा था कि ये सब फूल पौधे, नदी, हरियाली, कुनकुना हम मोटे दिमाग वालों के लिए ही, बुद्धिमान के लिए नहीं।
ऐसे खुले वातावरण में सबके साथ आकर ज्योति भी खुश हो गई थी। उसके मन की खंदक समाप्त हो गई थी। अतः वह हंसकर बोली, तू समझी कुछ, यह व्यंग मेरे लिए है। रोहित बोला, तेरी दिमाग भी तो मोटा है, कितना आता है यहाँ, जब भी मौका मिलता है यहाँ चला आता हूँ। ध्यान से देखेगा तो मेरे लैंडस्केप में तुझे यहाँ की झलक जरूर दिखेगी। देखना, यहाँ काम करने वाले सब मुझे जानते हैं। ज्योति चौंकी। तो क्या कभी कभी जो देर रात लौटते हो तो क्या यहाँ आते हो? हाँ हाँ, यहाँ आकर फिर वहाँ के हंगाम में लौटने का मन ही नहीं करता। बड़ी शांति है यहाँ। तो तेरी कविताएं भी क्या यहीं की उपज है? ज्योति की आंखें फैल गईं। क्या तुम कविताएं भी लिखते हो? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तूने कभी जानने का कोशिश ही नहीं की कि हीरा तेरे आंचल से बंधा है। तेरी स्वत कोई हड़मांस की महिला नहीं, यह कविता और चित्रकला है। इनके बाल नोच सके तो नोच। भैया ही कवि परिजात है जिसकी तू दीवानी है। कवि परिजात। प्याला छूट गया उसके हाथों से और फिर दोनों हाथों से मुंह छिपाकर रो पड़ी। रचना कुछ समझाने जा रही थी मगर रोहित ने रोक दिया। कान में कहा, रोने दो, बहुत दिनों का बोझ है मन पर, अब हल्का होने दो, तभी नॉर्मल होगी। थोड़ी देर में स्वयं ही शांत होकर ज्योति ने रचना की तरफ देखा। देख ले कितने धोखेबाज है। रचना यह सुनकर हंस पड़ी। कितने भी अकड़ दिखाओ, ज्योति पर प्यार तुम अतुल को करती ही हो। ये सारी हरकतें तुम्हारी अतुल को खोने के डर से ही थी, पर उन्हें अपना आंचल से बांधे रखने का रास्ता तुमने गलत चुना था। रोहित बोला। अतुल बोला, छोड़ यार, अब हम हनीमून गोवा चलकर ही मनाते हैं। और सभी जोरों से हंस पड़े। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।